आप उन लोगों में से हो जो मेगा कॉन्टेस्ट में ढेर सारी टीम्स लगाते हैं, 20 टीम्स लगा लेते हैं और अभी तो 40 भी लगा सकते हैं। इतनी सारी टीम्स के पीछे अपना पैसा जलाकर क्या तुम्हें रिजल्ट मिला? और मैं फर्स्ट रैंक भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप टॉप 100 में भी आए हो। और अगर आप उन लोगों में से भी हो ना जो 20 टीम नहीं लगाते, मल्टीपल टीम्स के बारे में नहीं सोचते, वो एक सिंगल टीम लगाते हैं, ये वैसी हरकतें हो गई। आप लॉटरी वाले दुकान पर जाते हो, रोज एक टिकट खरीदते हो, उसको स्क्रैच करते हो ये सोचकर कि शायद आज मैं लॉटरी जीतूंगा। सिंगल टीम लगाना मेगा कॉन्टेस्ट में, रोज 49 रुपीज उस पर डालना, ये वैसा ही है। ये होप के साथ कि मैं सिंगल टीम की मदद से करोड़पति बन जाऊंगा। देखो ये होने के चांसेस तो 0.00000 जितने जीरो लगाऊं उतने कम। देखो मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, बल्कि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें सिंगल टीम तो नहीं, कुछ टीम्स आपको बनानी है। शायद वो 2 भी हो सकती है, शायद वो 3 भी हो सकती है। देखो कितनी भी टीम्स बन सकती है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर रहेगा, आपके एनालिसिस के ऊपर रहेगा, और ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी, क्योंकि 49 रुपीज एक टीम के पीछे लगते हैं। ऐसे मैं कहूं तो 40 भी आप लगा सकते हो, और चाहो तो 2 भी लगा सकते हो। तो जितनी मेहनत आप स्ट्रेटेजी में लगाओगे उतना ज्यादा आपका पैसा बचेगा टीम्स के बदले। बट इतना शॉर्ट मैं बता सकता हूं, ये वीडियो के एंड तक वो स्ट्रेटेजी की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करोगे, रिसर्च करोगे, अपनी टीम को ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाना सीख जाओगे, ताकि कम से कम टीम्स आपको लगानी पड़े अपने मेगा कॉन्टेस्ट में, जिसकी मदद से आप एक अच्छे रैंक पर आओगे। और हमेशा की तरह ये कोई स्कैम या फिर झूठे सपने दिखाने वाला कोई स्कीम वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम फैक्ट्स में बात करते हैं। जो चीजें मैं खुद पर्सनली ट्राई करता हूँ वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। जरूरी नहीं है अगर वो मेरे लिए काम कर गई तो आपके लिए भी करेंगी, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कभी नहीं करेंगी। ऑब्वियसली हर एक चीज का टाइम होता है, और जीएल मेगा कॉन्टेस्ट जिसे कहलाते हैं वो लक पर भी चलता है। यहां पर आपकी टीम अच्छा करेगी, लेकिन आपकी किस्मत खराब हुई तो भाई आपका कोई साथ नहीं दे सकता। तो इसलिए पेशेंस रखो। तो वीडियो को 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करना चाहूंगा, और सबसे पहला पार्ट वीडियो का शुरू होता है वेन्यू के साथ, क्योंकि एक परफेक्ट फैंटेसी टीम बनाने के लिए आपको शुरुआत पहले मैदान से करनी पड़ती है। वो मैदान ही है जहां पर वो प्लेयर्स खेलेंगे, और वो मैदान में जो पिच है वो बताएगा उस मैच में कौन चलेगा। या वो बैट्समैन होगा या वो बॉलर होगा, बॉलर्स में भी या वो पेसर्स या फिर स्पिनर। पिच बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये चीज मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं। बट वो पिच को कैसे समझना है, कैसे आपको प्लेयर्स ऐड करने उस पिच के अकॉर्डिंग, वो पहले मैं समझा दूं। देखो जो पिच होती है ना, वो अलग अलग वेन्यूज पर अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। आप वानखेड़े का पिच उठा लो, फिर वही चेन्नई का पिच उठा लो, दोनों सेम नहीं। चेन्नई की जो पिच है वो भी समुंदर से उतनी दूर है नहीं, बट फिर भी वहां की पिच, वहां का वेदर ड्राई है, ठीक है। और ड्राई पिच पे आपको स्लो परफॉर्मेंस दिखेगा, मतलब बॉल स्लो जाएगी, ग्रिप ज्यादा रहेगी, तो स्पिनर्स को एडवांटेज रहेगा, पेसर्स को उतना एडवांटेज नहीं रहेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारी मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम, वो भी समुंदर के बाजू में, लेकिन यहाँ पर शाम को होने वाली मैच, स्पेशली आईपीएल की मैच, ड्यू इतनी जमा हो जाती है ना कि बॉलर्स के पसीने छूटने लग जाते हैं, ग्रिप मिलता नहीं, स्विंग नहीं होगी, स्पिन नहीं होगी, फिर बैटर्स आते हैं एक्शन में। तो आप समझ रहे हो ना, चेन्नई की जैसी स्लो पिच है जहां पर ना बाउंस होता है। आप सोचते हो कि मैं अपनी आज की फैंटेसी टीम में एक पेसर को ऐड कर लेता हूं, क्योंकि उसका फॉर्म बहुत अच्छा दिख रहा था, उसने मुझे पिछली मैच में बहुत अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दिए। तो अच्छे रीसेंट फॉर्म, अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स हमको अगर मिल रहे हैं तो फिर भाई साहब डेफिनेटली उस प्लेयर को ऐड करना चाहिए। लेकिन भाई वो प्लेयर उस पिच के लायक है या नहीं, वो वहां पर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। एक रीसेंट एग्जाम्पल भी ले लो ट्रेंट बोल्ट का। आपने देखा होगा ये न्यूजीलैंड का फास्ट पेसर जब लखनऊ में खेलता है, पहले मुझे ये बताओ लखनऊ की पिच कैसी है? ड्राई है, स्लो है। यहां पर ट्रेंट बोल्ट को 4 क्या 10 ओवर भी दे दोगे तो भी बेचारा थक जाएगा विकेट निकालने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि पेसर स्ट्रगल करते हैं वहां पे। बट किसी स्पिनर को खड़ा कर दोगे ना इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, वो कोशिश तो करेगा और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएगा कि मल्टीपल विकेट्स में उठा लो। तो ये बात आती है। इसीलिए ट्रेंट बोल्ट जैसे पेसर्स आपको मुंबई की पिच या फिर अहमदाबाद की पिच पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। वहां पर उनकी 4 ओवर की स्पेल भी काफी डेडली साबित हो सकती है। अब वेन्यू को हम समझ लिए, उस हिसाब से कौन से प्लेयर्स को ऐड करना वो भी हमको पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा टीम्स को समझना। देखो हर टीम अपने अपोनेंट्स को अच्छे से एनालाइज करती है, तो क्यों ना हम भी कर ले। हमें ये एनालाइज करना है उस दिन जो वो 2 टीम्स खेलने वाली हैं उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है ना, वो यूजुअली बैटर सेक्शन और बॉलर सेक्शन में काफी अच्छी रहती है। उनके पास ऐसे बैटर्स होते हैं जो पूरी इनिंग्स में या तो संभाल के भी खेल सकते हैं या फिर एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसे प्लेयर्स आपको दिखेंगे। बॉलर सेक्शन में भी कुछ क्वालिटी स्पिनर्स या फिर पेसर्स कह लो, सब आपको देखने को मिलेंगे। वीक टीम
वो जरूरी नहीं है वीक ही है भाई, उनको खेलना नहीं आता, ऐसा नहीं है, वो भी खेल सकते हैं। उनमें भी कुछ ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली ऑलराउंडर सेक्शन में। अब ऑलराउंडर सेक्शन क्यों? क्योंकि वही एक टाइप का प्लेयर है जो बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। उन प्लेयर्स का एक फायदा ये है कि कोई भी इनिंग्स हो वो अच्छा खेल सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स में वो बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलिंग में फ्लॉप हो गए, तो शायद सेकेंड इनिंग्स में थोड़ी बहुत बैटिंग करके वो थोड़े बहुत रन्स निकाल ले और हमें फैंटेसी पॉइंट्स देते। इसलिए वीक टीम के आप ऑलराउंडर्स ऐड कर सकते हो, क्वालिटी स्पिनर्स ऐड कर सकते हो, या फिर पेसर्स ऐड कर सकते हो अगर कोई है तो ऑल इन ऑल आप 8 से लेकर 9 प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग टीम के ऐड कर सकते हो, और बचे कुछ अच्छे प्लेयर्स वीक टीम के भी। और अगर मेरा पर्सनल फैंटेसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं ना, एक चीज आप भी अग्री करोगे, स्ट्रॉन्ग टीम जब पहली इनिंग्स में बैटिंग करती है तो वीक टीम के जो बॉलर्स है ना, वो पूरी की पूरी 20 ओवर डालेंगे। अगर वो T20 मैच हुई और अगर वो ODI मैच हुई तो 50 ओवर्स तो डालने ही है। क्यों? क्योंकि वीक टीम के बॉलर स्ट्रॉन्ग टीम के बैटर्स को ना आउट कर पाते हैं, पूरी की पूरी इनिंग्स उनको खेलनी पड़ती है। और सेकंड इनिंग्स में जब ये वीक टीम बैटिंग करने उतरेगी तो उनको बड़ा टारगेट चेस करना पड़ता है, जो फर्स्ट इनिंग्स में स्ट्रॉन्ग टीम ने बनाकर उनको दे दिया। अब चेस करने की कोशिश में इनके विकेट्स गिरेंगे। जो वीक टीम है, इनके शुरुआती बैट्समैन, जो एक्चुअल बैट्समैन है, वो आउट हो जाते हैं और फिर बॉलर्स को भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेनी पड़ती है भाई। तो इसलिए जब भी कोई वीक टीम सबसे पहली इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है तो आपको उनके बॉलर्स ऐड करने हैं, वो चाहे पेसर हो स्पिनर हो, वो आप पिच के हिसाब से डिसाइड कर लेना। और अगर वो बैटिंग करते हैं तो आपको उनके ऑलराउंडर्स प्लस बॉलर्स ऐड करने हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है आपको पता है, कि इसी के साथ साथ आपको इनके प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी देखना है एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है। इंडिया के प्लेयर्स जिम्बाब्वे के कुछ ऐसे बॉलर्स रहेंगे या फिर बैटर्स रहेंगे, उनके अगेंस्ट कैसा खेलते हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। सिंपल टर्म में इसे प्लेयर बैटल कहा जाता है, और इस इंफॉर्मेशन से आपकी टीम और तगड़ी बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि आप उस अननेसेसरी प्लेयर को ऐड नहीं करोगे जिसको सबने ऐड किया। सबको लगता है आज ये बैट्समैन बहुत बढ़िया रन्स बनाएगा क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छे रन्स बना रहा है, आज भी खेलेगा। बट भैया उसके अगेंस्ट जो ओपनिंग बॉलर आने वाला है ना सामने वाली टीम का, उसने हर बार इस बैट्समैन को आउट किया। एग्जाम्पल ले देता हूं एक रीसेंट मैच का, GT वर्सेस KKR। देखो GT के पास तगड़े पेसर और स्पिनर दोनों है, रशीद खान या फिर मोहम्मद शमी। बट इसमें भी अगर आप प्लेयर बैटल की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते ना, तो आप डेफिनेटली वेंकटेश अय्यर को अवॉइड करते हैं, जो कि लोग उनको ऐड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे रन्स बना रहे थे। बट जिनको प्लेयर्स बैटल पता है वो उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वेंकटेश अय्यर रशीद खान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो फाइनली आगे बढ़ते हो, हमारा तीसरा सेक्शन इस वीडियो का, सिलेक्शन परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान दो। अब सिलेक्शन परसेंटेज को लेकर काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, यूट्यूब, टेलीग्राम, जहां पर भी लो, और वो इसलिए क्योंकि हर जगह एक ही चीज का बोलबाला है। 30% से कम अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज है वो बहुत जरूरी है मेगा कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीटली सच भी नहीं है। एक बात बताओ, मैं ऐसे ही रैंडमली 30% से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले जो भी प्लेयर्स हैं उन सबको भर के मेगा कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर पे आ जाऊंगा क्या? फर्स्ट रैंक भी छोड़ो, टॉप 100 में आ जाऊंगा क्या? कोई सेंस नहीं बनाता इस चीज का। लेकिन फिर भी जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जहां के भी आप मेगा कॉन्टेस्ट टॉप 1 विनर्स देखोगे तो इनकी टीम में 2 से 3 ऐसे लो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स क्यों होते हैं? तो भैया एक चीज समझ लो, किसी भी प्लेयर को अगर आप जज करोगे ना, तो वो नंबर्स दिख रहे हैं ना, उससे मत जज करो, लाइव मैच देखो। लाइव मैच में आपको पता चलता है कि भाई ये बैट्समैन ने कोशिश तो पूरी की, बढ़िया रन्स बना रहा था, लेकिन उसका लक खराब था तो वो रन आउट हो गया। उसकी बैट के एज पर बॉल लगा, किसी ने कैच पकड़ ली, और वो कैच भी बहुत तगड़ी थी, जो कि पकड़ी नहीं जा सकती लेकिन पकड़ ली। तो फिर यहाँ पर वो बैट्समैन की किस्मत की वजह से वो हारा है, उसके स्किल्स की वजह से नहीं। बॉलर्स के साथ भी ऐसा होता है। हमने ऐसे बॉलर्स देखे हैं कि भाई 6 के 6 डॉट बॉल डाल देते हैं वो लोग, बट फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई ये बॉलर कुछ काम का नहीं है, इसने तो फैंटेसी पॉइंट्स दिए ही नहीं क्योंकि इसने विकेट निकाले ही नहीं। अगर वो बॉलर्स ढेर सारे विकेट निकालता तो ही वो बेस्ट है, ये जरूरी नहीं। अगर आज की मैच में उसने बढ़िया खेला है और अनलकीली वो विकेट नहीं निकाल पाया, अगली मैच में वो 3-4 विकेट ले लेगा, तब आप क्या बोलोगे? तो इसलिए किसी भी प्लेयर को थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैचेस देखो, थोड़ा समझो भाई, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल टीम बना पाओगे। और फिर एक पॉइंट पर ना, ये नंबर वंबर आपके लिए मैटर नहीं करेंगे। ड्रीम 11 पे से फोटो देखोगे और आप बोलोगे नहीं भाई आज ये प्लेयर चलने वाला है, मैं कह रहा हूं ना, इतनी अच्छी जजमेंट आपकी हो जाएगी और आपकी टीम हर बार अच्छा परफॉर्म करेगी। और जैसे मैं बता रहा था, 30% से कम सिलेक्शन परसेंटेज या फिर कम सिलेक्शन परसेंटेज स्पेशली ये इसलिए होता है क्योंकि लोग वही गलती कर देते हैं, जिसका बड़ा नंबर दिख रहा है, जिसके ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसको मैं ऐड कर लेता हूं। ये नहीं सोचते कि यार ये जो पेसर है ना, ये रीसेंट मैचेस में कुछ अच्छा खेल रहा है, लेकिन आज ना वो नहीं चल पाएगा क्योंकि ये पिच उसको फेवर नहीं कर रही है। आज
इस प्लेयर को ये पिच बहुत फेवर कर रही है, तो क्यों ना मैं इसको ऐड कर लूं। और जो कि ये जो कम सिलेक्टेड प्लेयर है इसको कोई ऐड ही नहीं कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उस पर, क्योंकि इसका नाम बहुत नीचे आ रहा है तो किसी की नजर नहीं जा रही है। तो ऐसे सब रीजंस को लेकर ना प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर वो विजन हो, वो देखने की क्षमता हो, तो फिर भाई आप उस प्लेयर को ऐड करोगे और फॉर्चुनेटली अगर वो अच्छा खेल जाए तो आप ही का फायदा होगा, क्योंकि उस प्लेयर को बाकी इतने सारे लाखों करोड़ों फैंटेसी यूजर्स जो वो जीएल कॉन्टेस्ट में, उन्होंने ऐड नहीं किया। गिने चुने आपके जैसे जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जिनके पास दिमाग है, जजमेंट है, उन्होंने ऐड किया और उनको एक अपर एज मिल जाएगी। इसलिए प्लेयर बैटल, उसका वेन्यू का परफॉर्मेंस, ये सब कुछ आपको कंसिडर करना पड़ता है उस प्लेयर को ऐड करने के लिए। फिर सिलेक्शन परसेंटेज पे ध्यान दो कि ये प्लेयर इग्नोर्ड है बट फिर भी आपको पता है वो आज अच्छा खेल सकता है, तो फिर उसे ऐड कर लो। एग्जाम्पल भी आपको मैं दूं, राहुल तेवातिया, देखो रिसेंट मैचेस में बढ़िया खेल रहे हैं बट फिर भी लोग उनको इग्नोर मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर में नंबर बहुत लेट है। राहुल तेवातिया अहमदाबाद की जितनी भी मैचेस होती है ना, वहां सब जगह अच्छा ही खेलता है। और मान के चलो उनके अगेंस्ट जो अपोजिशन है, उनका जो डेथ बॉलर वाला सेक्शन है, वो अच्छा नहीं खेलता, उनके डेथ बॉलर्स खास परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उस मोमेंट पे अगर राहुल तेवातिया आते हैं और 40 से 50 रन फिनिशिंग के नाम पर निकाल लेते हैं, तो भैया सोचो आपको कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि आज की डेट में जो नया फैंटेसी पॉइंट सिस्टम ड्रीम 11 पे यूज हो रहा है और बाकी जो भी एप्स पर, वहां पर सिक्सर्स और फोर्स, इनके बहुत अच्छे बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। और ये चीज मुझे बहुत सही लगती है। पहले क्या होता था, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है जो अच्छा खेलेंगे, 50-60 रन बनाने की जो कैपेसिटी रखते हैं, उन्हीं को ऐड किया जाता था, और जो लोअर ऑर्डर वाले बैट्समैन रहते थे उनको इग्नोर कर देते थे। तो इसलिए आज की डेट में फिनिशर्स को थोड़ा ज्यादा भाव दिया जा रहा है, क्योंकि आखिरी के 4-5 बॉल भी वो अगर ढंग से खेल ले, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, बाउंड्रीज निकालने की कोशिश करे, तो बहुत अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। 4-5 बॉल भी अगर वो खेल ले, बाउंड्रीज निकाल लेना, तो 30 फैंटेसी पॉइंट्स आराम से क्रॉस हो जाते हैं, और जो कि काफी है ड्रीम टीम में आने के लिए। तो इसलिए इन सब प्लेयर्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। और कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखो 49 रुपीज आप एक टीम के पीछे लगा रहे थे, 40 टीम भी आप अगर लगाते हो तो 1,500 से 2,000 आपके आराम से खर्च हो जाते हैं। बट मैं जो स्टेप्स आपके साथ शेयर किया हूं, उसकी मदद से आप लिमिटेड टीम्स बनाना सीख जाओगे। कम से कम टीम्स बनाओ। एक सिंगल टीम तो चलो बहुत रेयर चांस है उसका जीतने का, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 बनाओ, 4 बनाओ, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और उन 3-4 टीम्स में से अगर आपकी एक टीम भी चमक गई ना, तो भी आपके लिए काफी है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा सिर्फ ये ट्राई करके देखो, ये आपको करना पड़ेगा। ये स्मॉल लीग में भी आप जब ट्राई करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।